आधुनिक भारत के इतिहास खंड के तहत ये हमारा ब्रिटिश भारत का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव का चैप्टर है। इस पर बनने वाले क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत में उपनिवेशीय शासनकाल में होम चार्जेज भारत से संपत्ति दोहन का महत्वपूर्ण अंग था। इनमें वह कौन सी निधियां शामिल होती हैं जो होम चार्जेज के संघटक थी? उन निधियों में लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि थी। भारत में कार्यरत अंग्रेजी कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन देने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधियां थीं। शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग कहाँ किया गया था? भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष जो रियायतें थीं ब्रिटिश वस्तुओं पर, उसके लिए शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया गया था। ये एक तरह से इंपीरियल प्रेफरेंस का मतलब था कि ब्रिटिश में जो माल तैयार होता था उसे भारतीय बाज़ार में लाने के लिए इंसेंटिव प्रदान करना, जिससे कि अपने माल को भारतीय बाज़ारों में बेचा जा सके और भारतीय उद्योग को हतोत्साहित किया जा सके। ब्रिटिश भारत शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। इसका कारण क्या था? इसका प्रमुख कारण था धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने को तरजीह दिया जाना। जो धनिक वर्ग था वो भूमि संपत्ति में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करता था, ना कि इंडस्ट्री में। इस वजह से भारत में उद्योग का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। इस्तेमारी बंदोबस्त कॉर्नवालिस ने लॉन्च किया था। स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस के प्रशासन काल के समय स्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया गया था। जमींदारों से स्थायी बंदोबस्त किया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस वाला स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था 1993 में। 1993 में, इसके पहले 1793 में, इसके पहले 1790 में यह 10 वर्ष के लिए लागू किया गया था जमींदारी व्यवस्था। इसके बाद 1793 में इसको स्थायी कर दिया गया और इसमें जो भूमि राजस्व था जमींदारों से लिया जाता था। इसमें जमींदारों को 1/11 भाग दिया जाता था, जबकि ब्रिटिश सरकार 10/11 भाग लेती थी। चिरस्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतिहारों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किया। इसका कारण क्या था? जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। इस वजह से अनेक जमींदार पट्टे जारी नहीं किए। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? भू राजस्व का निर्णय करना। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। यह लागू हुआ 1885 में। तो बंगाल किराएदारी अधिनियम कब लागू हुआ? यह लागू हुआ 1885 में। इसमें बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार दे दिए गए थे। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने कौन संबंधित थे? तो अलेक्जेंडर रीड, कैप्टन मुनरो, एल्फिंस्टन, विनगेट और गोल्ड स्मिथ, ये सब रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित थे। सर थॉमस मुनरो जिस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित हैं वो रैयतवाड़ी बंदोबस्त है। तो अगर रैयतवाड़ी बंदोबस्त में सबसे फेमस कोई था तो वो थॉमस मुनरो ही था। अंग्रेज़ों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था? मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी
बंदोबस्त लागू की गई थी। अंग्रेज़ों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले कहाँ आरंभ की? तो इन्होंने मद्रास प्रेसिडेंसी में सबसे पहले रैयतवाड़ी व्यवस्था आरंभ की। ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह कहाँ प्रचलित थी? यह दक्षिण तथा पश्चिम भारत में प्रचलित थी। रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में क्या सही है या रैयतवाड़ी बंदोबस्त क्या था? तो इसमें किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था तथा सरकार रैयत को पट्टे देती थी। कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वे किया जाता था और मूल्य निर्धारण किया जाता था। इसमें जमींदारी व्यवस्था को एक तरफ कर दिया गया था, मतलब जमींदारी व्यवस्था को हटा दिया गया था और किसानों से डायरेक्ट रूप से प्रत्यक्ष तौर पर लगान लिया जाता था। वह प्रथा या परंपरा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है, क्या कहलाती है? तो यह रैयतवाड़ी प्रथा कहलाती थी, जो कि अधिकतर दक्षिण भारत में लगी हुई थी। और इसमें जो भू राजस्व था वो सरकार को प्रत्यक्ष रूप से किसान ही देता था, न कि जमींदार के द्वारा। तो इससे कहीं ना कहीं जो जमींदारी शोषण था वो कम हो चुका था। इसके अलावा ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की। इससे भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बनकर आ गए थे। और जब जैसे कि स्थायी बंदोबस्त जब लागू की गई थी तो पहले के जो जमींदार हुआ करते थे उनके स्थान पर नए व्यक्ति यानी तीसरा वर्ग निकल कर आ गया था। तो इसी तरह से जब ब्रिटिश काल में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भू राजस्व व्यवस्थाएँ अपनाई गई तो वहाँ किसानों के अलग अलग वर्ग आ गए थे। जैसे कि कॉर्नवालिस के द्वारा स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया उत्तर भारत में, बंगाल और जो है बिहार प्रेसिडेंसी में। रैयतवाड़ी व्यवस्था मद्रास खासकर दक्षिण भारत में लागू किए गए। असम में सबसे पहले चाय कंपनी की स्थापना कब की गई थी? 1839 ईस्वी में। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया था? ये 1900 ईस्वी में पारित किया गया था। सही सुमेलन देखना है, एक तरफ व्यवस्था है और दूसरा तरफ संबंधित राज्य। तो जो जजमानी व्यवस्था थी तो यह उत्तर भारत में लागू थी, जजमानी व्यवस्था। 12 बलूट व्यवस्था महाराष्ट्र में लागू की गई थी। मिरासी व्यवस्था तमिलनाडु में लागू की गई थी और जो अड़ाड़े व्यवस्था थी वो कर्नाटक में लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल प्रतिशत कितना व्यय होता था? तो जो राजस्व का 40% सैन्य बल पर खर्चा कर दिया जाता था। दादा भाई नौरोजी ने अफवाह सिद्धांत दिया था। इसमें उन्होंने अंग्रेज़ों के द्वारा भारत को लूटे जाने की प्रवृत्ति की ओर सबका ध्यान आकर्षित किया गया था। तो ड्रेन थ्योरी क्या थी? इसमें उन्होंने बताया कि भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पाद ब्रिटिश को निर्यात कर दिया जाता था, जिसके लिए भारत को कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता था। इस प्रकार भारत को लूटा जा रहा था और भारत निर्धन होता जा रहा था। अंग्रेज़ों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने आर्थिक दोहन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन दादा भाई नौरोजी ने किया था। सही कथन क्या है? ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था। धन की निकासी का स्वरूप अप्रतिफलित निर्यात था। इसका मतलब यह था कि जो धन बाहर जा रहा था उसका प्रतिफल भारत को नहीं मिल रहा था, ब्रिटिश को मिल रहा था। भारत ने उपनिवेशवाद का
आर्थिक आलोचक कौन था? तो भारत में उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक में दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर और आर.सी. दत्त का नाम प्रमुख है। इसमें दादा भाई नौरोजी ने धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया था। बाल गंगाधर तिलक, आर.सी. दत्त, एम.जी. रानाडे तथा सर सैयद अहमद खां में दादा भाई नौरोजी के उच्चारण सिद्धांत यानी ड्रेन थ्योरी में कौन विश्वास नहीं करता था? तो सर सैयद अहमद खां दादा भाई नौरोजी के ड्रेन थ्योरी में विश्वास नहीं करते थे। इसके अलावा बाल गंगाधर तिलक हो गए, आर.सी. दत्त हो गए, एम.जी. रानाडे हो गए, ये दादा भाई नौरोजी के ड्रेन थ्योरी में विश्वास करते थे। पॉवर्टी एंड द अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक कब पब्लिश हुई थी? 1901 में पब्लिश हुई थी। और इसको किसने लिखा था? तो दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड द अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी, जिसका प्रकाशन 1901 ईस्वी में हुआ था। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल के टिकट पर चुनाव लड़ा था। तो वह दल कौन था? उदारवादी दल था। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में उदारवादी दल से प्रथम भारतीय के रूप में चुने गए थे। दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावी देन क्या थी? दादा भाई नौरोजी ने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है और इसी को बेस बनाकर इन्होंने ड्रेन थ्योरी का सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसमें इन्होंने कहा कि भारत को इसका कोई भी प्रतिफल प्राप्त नहीं हो रहा है और सारा धन ब्रिटेन चला जा रहा है। इस प्रकार भारत में गरीबी बढ़ रही है। भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है। यह विचार किसका था? तो यह कार्ल मार्क्स का विचार था। कार्ल मार्क्स मार्क्सवादी थिंकर हैं और इनका मानना था कि भारत में जो भी गतिविधियां हो रही है, आर्थिक गतिविधि हो रही है, उससे भारत में कहीं ना कहीं भारत को नुकसान पहुंच रहा है। तो उसकी जो नीतियां हैं वो घिनौनी हैं भारत के प्रति। ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने के सिद्धांत के बारे में पुस्तक किसने लिखा, यानी इकोनॉमिक ड्रेन की थ्योरी किसने दी? तो दादा भाई नौरोजी ने ही इकोनॉमिक ड्रेन की थ्योरी का प्रतिपादन किया था। अनुद्योगीकरण के संदर्भ में क्या सत्य है? यह प्रक्रिया 1813 में प्रारंभ हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक मोनोपोली की समाप्ति से इस प्रक्रिया को तेज कर दिया गया। तो एक प्रकार से 1833 से भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो व्यापार में मोनोपोली थी वह समाप्त हो गई। अब कोई भी निजी व्यक्ति या फिर कोई भी कंपनी बनाकर भारत में व्यापार कर सकता था। तो 1813 में ही यह प्रक्रिया अपनाई गई थी, लेकिन चाय और चीन के व्यापार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। इस प्रकार 1833 में पूर्ण रूप से कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था के अग्रदूत कौन माने जाते हैं? सर आर्थर कॉटन ये सिंचाई अर्थव्यवस्था के अग्रदूत माने जाते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय एजेंट थे बोनिया या बेनियान, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय एजेंट थे। आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम क्या रहा? तो इसका एक जो सबसे अच्छा परिणाम था कि भारत कृषि का वाणिज्यीकरण हो गया, भारतीय कृषि का। इसके पहले भारत में जो भी कृषि की जाती थी वह जीवन यापन के लिए की जाती थी, खाद्यान्न फसलों के लिए की जाती थी। लेकिन
अंग्रेजी शासन में भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण कर दिया गया और नकदी फसलों का भी उत्पादन शुरू हो गया था। वह कथन जो औद्योगिक क्रांति के द्वारा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत पर पड़े प्रभाव की सही व्याख्या करता है। तो इस समय जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुई थी और भारत के बाज़ार ब्रिटिश उत्पादों से भरे जा रहे थे, तो इस समय भारतीय दस्तकारी उद्योग नष्ट होते जा रहे थे और लोग कृषि की ओर ज़्यादा रुख कर रहे थे। एक प्रकार से बेरोजगारी दर बढ़ रही थी। तो यहाँ से ये चैप्टर ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले चैप्टर में।